गुड आफ्टरनून क्लास। मेरा नाम अंकिता है और मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन पढ़ाऊँगी सीटेट के लिए। तो हमें इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है? चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। सबसे पहले हमको आज ये लर्न करना है, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। हम इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसे प्रॉब्लम सॉल्व कर देने के लिए क्या क्या क्षमताएं डेवलप करने के लिए हम उसे बकअप कर सकते हैं, और हमारी क्या क्या इसमें चीज़ें आती हैं, ये सारी हम इसमें रीड करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में कवर होंगे। पहला हमारा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारी कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अब हमारे पास सीखने में जो भी हमें समस्याएं हमारे सामने आती हैं वो कैसी हैं, उनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। यानी एक बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उनका प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। आफ्टर डैट स्ट्रैटेजीज़ आती हैं कि हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें गेस्टॉल्ट अप्रोच है, एक साइंटिफिक मेथड है, और एक ग्राहम वेल्स का है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फिर हम पढ़ेंगे क्लासरूम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कि क्लासरूम स्ट्रैटेजी कौन कौन सी हैं जो हम अपनी क्लासरूम प्रॉब्लम्स पर लगाएंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं जो हम बच्चे में डेवलप करेंगे। लाइक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, उसके क्या महत्व हैं। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, चाइल्ड एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल ट्रेड्स टू बी इनकरेज्ड, कौन कौन सी ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमें इनकरेज करने की बच्चों में ज़रूरत है। और उसके बाद आखिरी में हम देखेंगे हमारे सैम्पल क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आज हम समझें पहले कि प्रॉब्लम होती क्या है, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको पढ़ते हैं कि देखिए प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में हर कहीं होती है, बट हम अगर रिलेटिव सब्जेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कल सुबह 5 बजे मुझे उठना है। आप देख सकते हैं, आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा कि कल सुबह 5 बजे मुझे उठना है। तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम है कि मुझे कैसे उठना है, तो मुझे उसके लिए एक अलार्म प्रिपेयर करना पड़ेगा। मुझे सुबह 5 बजे का एक अलार्म लगाना पड़ेगा। अलार्म के बाद मुझे अगर चाय बनानी है, मुझे नाश्ता चाहिए, तो क्या मैं खुद बनाऊंगी या मैं ऑर्डर करूंगा या करूंगी। फिर मुझे अगर काम पर जाना है तो मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कार का वेट करूँगा सही होने का, या मुझे जल्दी पहुँचना है तो मैं कैब बुक करूँगा। तो मुझे डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम को कैसे मैं डील कर रहा हूँ और प्रॉब्लम से मुझे कैसे बाहर निकलना है। अब मैं देखूँगा कि कंप्लीट अर्जेंट टास्क, अब मेरे पास जितने भी टास्क हैं मेरे पास कि मुझे आज सुबह सबसे पहले ये काम करना है, जो मेरे पास लिस्ट है टास्क की, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या है। लाइक मुझे सबसे पहले उठकर खुद को फीड करना है, लाइक मुझे भूखे पेट तो नहीं जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मुझे कार ड्राइव करनी है, उसके बाद मुझे ऑफिस पहुंचना है। तो प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। उसके बाद आता है डू समथिंग शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग पे जाते हो तो प्रॉब्लम आती है कि आप क्या खरीदोगे, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती रहती हैं। एंड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ये हमें हर जगह मिलती हैं, हर समय मिलती हैं, और आपको उनसे बाहर निकलने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं कि प्रॉब्लम कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, प्रॉब्लम कितने टाइप्स की होती हैं। तो प्रॉब्लम देखा हमने दो तरह की, पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम होती हैं। एक इल स्ट्रक्चर्ड होती हैं और एक वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं। इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती हैं, इन्हें अनस्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं। इनमें आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह की है। लाइक अगर आपकी कार से कुछ आवाज़ आ रही है, देखिए आप इसमें कार बनी हुई है और कार में एक अलग तरह का साउंड जनरेट हो रहा है, बट आप मैकेनिक के पास जब जाते हो तो आप उसे ये गाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो साउंड कहाँ से और कब आता है। साउंड आगे से आ रहा है या साउंड गाड़ी के बैक साइड से आ रहा है। बट आप अगर वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में आते हो तो यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड होता है
जैसे अब जब मैं कार का लेफ़्ट पहिया मैं मोड़ रहा हूँ, जब मैं टर्न करता हूँ तो एक नॉइज़ अराइज़ होता है कर्र कर्र का। तो यहाँ पर मैं स्पेसिफ़िकली बता पा रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम कैसे और कब अराइज़ हो रही है। तो दोनों चीज़ों में आप अंतर समझ गए होंगे, इल स्ट्रक्चर्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड में। ठीक है, इल स्ट्रक्चर्ड मतलब क्लियरली डिफाइंड ना होना, और वेल स्ट्रक्चर्ड यानी आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आपने डिफाइन कर रखी है। तो ये बहुत इजी एग्जाम्पल था, आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। अब हमारी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, अब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो ओपन एंडेड प्रॉब्लम होती है कि प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। ये एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, मींस बच्चे पे, स्टूडेंट पे एक जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उस पे सेंटर्ड होता है, यानी कि बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, बच्चा अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ही टेक्स हिज ओन टाइम, अपना टाइम वो खुद लगाएगा कि वो प्रॉब्लम उसे कितने टाइम में कैसे कब उसे रिजॉल्व करनी है। तो एक ये लर्नर सेंट्रिक प्रॉब्लम होती है। द प्रॉब्लम ड्राइव्स द मोटिवेशन एंड द लर्निंग। अब मोटिवेशन आता है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो उसके अंदर क्या चीज़ आएगी, मोटिवेटेड होगा वो कि मैंने अपनी प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व करी, उससे आगे वो सीखेगा भी। अब हम देखते हैं इसमें, ये देखिए आप नेक्स्ट आप स्लाइड पे देख सकते हो, स्टूडेंट कैन लर्न। स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं, क्या सीख सकते हैं, वर्किंग इन टीम, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी चीज़ अगर डेवलप बच्चों के अंदर आप कर रहे हो तो वर्किंग टीम में वो काम करेंगे। और टीम में क्या होता है आप सभी जानते हो, अगर एक को प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है उसका सोल्यूशन किसी दूसरे के पास हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा है लीडरशिप स्किल। अगर आप ग्रुप में काम करोगे तो बनी सी बात है, जाहिर सी बात है कि लीडरशिप स्किल, लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, आपकी उभर कर सामने आएगी। मान लीजिए ग्रुप में किसी एक को कोई समस्या है तो उसके 5 सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप अकेले काम करते हो तो आप सिर्फ एक उसका व्यू देख रहे हो, एक पर्सपेक्टिव देख रहे हो, लेकिन अगर ग्रुप में 5 लोग हैं तो 4 अलग तरह के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो एक तरह की लीडरशिप स्किल भी डेवलप होती है। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन होता है। सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि प्रॉब्लम आप खुद रिजॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप सेल्फ अवेयर हो प्रॉब्लम के प्रति, चीज़ों के प्रति, जो आपका करंट टाइम चल रहा है उसके प्रति। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। अब आप क्रिटिकल थिंकर बनने की राह पर चलने लगते हो। कोई प्रॉब्लम आई, आपको सॉल्व करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग लाइक आपको डिफरेंट टाइप से उसकी चीज़ को सोचना है, एनालाइज करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस का पार्ट होता है। अब आपने जब क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस कर लिया प्रॉब्लम को, तो आप कॉन्सेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। आफ्टर दैट अप्लाइंग थ्योरीज टू रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका सीख लिया है, उस थ्योरी का, वो एक तरह की थ्योरी आपने जनरेट कर ली है, उस थ्योरी को आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। लास्ट में रिसर्च एबिलिटी डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि आप समस्या का समाधान स्वयं अपने लेवल पे कर रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, तो इसीलिए आपकी एक रिसर्चिंग पावर, एक रिसर्च एबिलिटी डेवलप हो जाती है। अब हम इसी में देखेंगे, नीचे छोटा सा आपको दिख रहा होगा कि टीचर एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक जो होता है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है। एक ट्रेडिशनल लर्निंग होती है और एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, देखो आपको इसमें दिखेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में, ट्रेडिशनल लर्निंग में क्या होता है, टीचर आपको बता रहा है कि क्या करना है, ठीक है, सिलेबस कैसा है, क्या सीखना है, कैसे सीखना है, क्या क्या पढ़ना है, और आप उसे लर्न करते हो, उसको मेमोराइज करते हो, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम आपको असाइन होती है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। बट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, लर्नर सेंट्रिक होता है। तो इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम असाइन होती है आप खुद उसको फिगर आउट करोगे और आप ये सीखोगे कि ये प्रॉब्लम आई है तो हम इसे क्यों सीख रहे हैं। देखो, स्टूडेंट फिगर आउट व्हाट दे नीड टू नो, वो क्या सीखना चाहते हैं, और उसके बाद वो देखेंगे, अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये सारा आपका प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का पार्ट था। आगे चलते हैं, स्टेप्स पढ़ते हैं अब हम कि स्टेप्स क्या क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। स्टेप्स देखेंगे, पहला होता है स्टेप जो आपका, वो होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें पहले पता तो हो कि वो प्रॉब्लम है एक्चुअली हमारे लिए।
तो हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे कि अगर हमारा फ़ोन है जो कॉल करना, हम सभी जानते हैं फ़ोन का क्या यूज़ होता है, बेसिकली हम कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि आपका फ़ोन है जो इससे कॉल नहीं लग रही है, नॉट एबल टू कॉल फ्रॉम मोबाइल। अब मैं अपने मोबाइल से कॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या मुझे पता चला कि फ़ोन से कॉल नहीं लग रहा है, इट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब ये प्रॉब्लम मेरे लिए एक जनरेट हो गई, अब इस पर मेरे को काम करना है। अब मैंने दूसरा स्टेप पढ़ूँगा हम, तो हम देखेंगे दूसरे स्टेप में है एनालाइज द प्रॉब्लम। अब आप एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम किस चीज़ से अराइज हो रही है, नेटवर्क इशू है, फ़ोन इशू है या सिम इशू है। अब हमने एनालाइज करना है कि किस चीज़ का इशू क्रिएट हो रहा है, या तो नेटवर्क का, या तो फ़ोन का, या तो सिम का। अब हम एक हाइपोथेसिस यानी अब एक हम रिलायबल आउटकम सोच सकते हैं, हम एक थिंक कर सकते हैं, एक आउटकम बना सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हमारी सिग्नल की है, या फ़ोन रिस्टार्ट करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, या हमारी प्रॉब्लम सिम को रिस्टार्ट करने की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो हमने हाइपोथेसिस बनाई, या तो मैं बाहर जाके सिग्नल का वेट करूं, या तो मैं फ़ोन रिस्टार्ट करूं, या तो मैं सिम को निकाल कर रीइंसर्ट करूं। अब मैंने सॉल्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया कि मैंने देखा सबसे ईजीएस्ट जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले उसको हम ट्राई आउट कर लेते हैं। तो हमने पहला जो हमारा ईजीएस्ट सॉल्यूशन था, क्या हम फ़ोन को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं, अगर फ़ोन का इशू होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा वो तुरंत। तो हमने जो पहला प्रॉब्लम था उसको एग्जीक्यूट किया, कि हमने अपने पहले सॉल्यूशन पे एग्जीक्यूशन किया कि पहला सॉल्यूशन क्या था हमारा, कि फ़ोन को रीस्टार्ट करना। अब हम देखेंगे एग्जीक्यूट सेलेक्टेड सॉल्यूशन। अब पहले हमने रीस्टार्ट कर दिया और हमने देखा फ़ोन रीस्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, इवैल्यूएट करेंगे हम आउटकम कि अब फ़ोन स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, क्या मैं एबल हूँ कॉल करने में, और अगर एबल हूँ तो ठीक है, आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो करेक्ट हो गई। यानी आपने जो सोचा था, प्रोबेबल आउटकम जो सोचा था कि फ़ोन स्टार्ट करने से मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और मैं कॉल कर सकूँगी, तो वो प्रॉब्लम आपकी ट्राई आउट हो गई। लेकिन अगर इसी जगह फ़ोन रीस्टार्ट करने के बाद भी आपकी कॉल नहीं लगती, फिर आप क्या करते, फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाते, सेकंड सॉल्यूशन देखते कि नेटवर्क इशू है शायद। तो आप बाहर जाके नेटवर्क या सिग्नल का वेट करते। तो आप फिर से वापस से, अगर आप ऑल्टरनेटिव, आपने जो सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव यूज़ किया था, अगर वो परसू नहीं किया, अगर वो ट्राई आउट नहीं हुआ, अगर वो सही नहीं हुआ, तो फिर आप दूसरे सॉल्यूशन पे काम करेंगे। लाइक पहले फ़ोन पे किया, अब हम नेटवर्क पे करेंगे। अगर नेटवर्क भी हमारा सही नहीं होता है तो फिर हम सिम इंसर्ट करेंगे। तो ये सारे आपके स्टेप्स थे। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कोई रूल हो सकता है, कोई फार्मूला हो सकता है जिसको लगा के आप स्ट्रैटेजी, जिसको बना के आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, लाइक आप कभी रास्ते से कॉलेज आ रहे हो सकता है ऑटो वाले ने जो आपको रास्ता बताया वो रास्ता आपके लिए सही ना हो सकता है वो रूट लॉन्ग हो, फिर भी आप उस रूट से आए और आपने गलती करके ये सीखा कि कल ऑटो वाला जिस रास्ते से लेकर आया था वो रास्ता बहुत लंबा था। तो ट्रायल एंड एरर मेथड ये कहता है कि आपने पहले उसको ट्राई किया, फिर उसके बाद आपने अपनी गलती देखी और उस गलती को सुधार किया। तो ये आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। मेक अ टेबल और लिस्ट। अब स्ट्रैटेजी में आप ये भी करोगे कि जो भी प्रॉब्लम आपकी, मान लो एक प्रॉब्लम हो सकती है, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप लिस्टिंग करोगे उसकी कि कौन सी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पे हम रखेंगे और किसको जल्दी रिजॉल्व करेंगे। क्रिएट अ डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। एक्ट आउट द प्रॉब्लम पे काम करते हैं। फाइंड अ पैटर्न, हम देखेंगे अगर सेम तरह की प्रॉब्लम कई बार अराइज हो रही है तो हो सकता है पहली बार जब वो प्रॉब्लम अराइज हो तो आपने एक पैटर्न उसका देख लिया हो, उसी पैटर्न पे काम करके आप चीज़ों को आगे डेवलप कर सकते हो। अब हम देखेंगे ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। हो सकता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो और उसे सॉल्व करने में काफ़ी समय जाए, तो हम प्रॉब्लम को कई पार्ट्स में डिवाइड करके उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यूज़ लॉजिक एंड रीजनिंग, आप अपना लॉजिक लगा सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें नहीं होती हैं कि हो सकता है आपका जो थ्योरी हो, आपकी जो स्ट्रैटेजी हो, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट हो, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना है। उसके बाद है सॉल्व अ सिंपलर प्रॉब्लम। अब आपको देखना है कि जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम होती है पहले उसको सॉल्व करना है। आगे हम देखेंगे अब गेस्टाल्ट अप्रोच। अब ये स्ट्रैटेजीज़ में हम काम करेंगे कि कौन कौन से अप्रोचेस क्या कहते हैं। गेस्टाल्ट अप्रोच क्या होता है, ये एक तरह का
एज अ होल लेता है प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम को टुकड़ों में नहीं बांटता है, एज अ होल लेता है। तो इसमें दो तरह की इन्होंने थिंकिंग बताई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की दो तरीके की, एक रिप्रोडक्टिव थिंकिंग है और एक प्रोडक्टिव थिंकिंग है। रिप्रोडक्टिव थिंकिंग में इन्होंने कहा कि आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हमें पता है गर्मी में अगर हम एसी अपने रूम में लगाएंगे तो रूम टेम्परेचर कम होगा और हमें गर्मी कम लगेगी। मैं जयपुर शिफ्ट हो गया, मेरे को लगा जयपुर में बहुत गर्मी होती है, तो मैं एक एसी अगर लगा लूँ तो मेरा रूम टेम्परेचर सही हो जाएगा और मुझे गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। तो मैंने वहाँ पर एसी शिफ्ट करवा लिया। ये हो गया रिप्रोडक्टिव थिंकिंग, यानी रीयूजिंग प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि मुझे पता था कि एसी लगाने से रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अब आते हैं प्रोडक्टिव थिंकिंग में। आप इसमें देख सकते हो प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या है कि मान लीजिए मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई, मेरे को लगा हैदराबाद में तो बहुत ह्यूमिडिटी होती है, इससे निकलने के लिए मैं दिन रात एसी तो चला नहीं सकती हूँ और एसी में भी कितना रहूँगी और बिजली का बिल भी इससे बहुत ज़्यादा आएगा। और कॉस्ट कट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने देखा अगर मैं समर कूल करवा लेती हूँ अपने टेरेस पे, अपने छत पे, मैंने अगर छत की वॉल पे समर कूल पेंट करवा लिया तो वो क्या करेगा, मेरा बिजली भी कट करेगा, मेरी ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करेगा और मेरे रूम में जो दिक्कत वाली चीज़ें आ रही थी सामने वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। तो हमने इसमें क्या किया, न्यू अप्रोच बाय रिकंस्ट्रक्टिंग द प्रॉब्लम। अब हमने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नया अप्रोच लगाया। मैं एसी भी लगा सकती थी बट मैंने देखा कि समर कूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, तो मैंने उस पर स्विच किया। तो ये नई तरह का अप्रोच था जो मैंने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। अब मैं देखूँगी दूसरी चीज़, एक एल्गोरिथमिक होती है अप्रोच, उस पर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेप्स होते हैं सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसमें प्रेडिक्टेबल आउटकम हम चीज़ों का देखते हैं। ह्यूरिस्टिक अप्रोच यानी पहले से हम उस पर रिसर्च कर चुके होते हैं। ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि एक तरीके से होती है, हम पहले से उस पर काम कर चुके हैं। तो एक एजुकेटेड गैस होता है, जैसे कि मैंने सोचा कि हैदराबाद में मैं रह रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, एक समर कूल पेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि वाइट जो पेंट होता है वो हीट को एब्जॉर्व करता है। तो इसलिए मैंने प्रॉपर उसको एडॉप्ट किया। एजुकेटेड गैस था क्योंकि मैंने पहले से उसकी रिसर्च कर रखी थी और फिर मैंने उसको फ्यूचर में गाइड किया कि मैं ऐसे ही काम करूँगा तो चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में मेरे सामने आएंगी। ये हमने देखा गेस्टाल्ट अप्रोच। अब हम आते हैं साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है, एक तरीके का सिंपल मेथड होता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हर चीज़ एक स्ट्रक्चर वे में फॉलो होती है, लाइन बाय लाइन चलती है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि आज का प्रॉब्लम। अब हमें देखो, पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक टॉर्च है और टॉर्च जल नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, टॉर्च का काम ना करना। रीज़न्स क्या हो सकते हैं, अब हम देखेंगे डू बैकग्राउंड रिसर्च। अब हमने बैकग्राउंड पे क्या काम किया कि टॉर्च क्यों नहीं जल रहा है, क्या दिक्कत आ सकती है। तो हमने एक हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब रीज़न ही हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, यानी बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है टॉर्च का बल्ब ख़राब हो सकता है टॉर्च का स्विच ख़राब हो। ये मैंने 3 हाइपोथेसिस बनाई कि मैं इन तीनों पे काम करके देखूंगा तो कोई ना कोई एक हाइपोथेसिस सही हो जाएगी और मुझे प्रोबेबल रिज़ल्ट मिल जाएगा कि यही 3 में से कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम उसके बाद जाएंगे कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो बैटरी की थी कि शायद मेरे टॉर्च की बैटरी ख़राब है, इसीलिए मेरी टॉर्च जल नहीं रही है, टॉर्च काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमने पहले ही हाइपोथेसिस पे काम करना स्टार्ट किया। तो पहली हाइपोथेसिस थी बैटरी को देखना। तो हमने देखा बैटरीज नीड टू बी चेंज्ड, बैटरी को बदलने की ज़रूरत है भैया, वो चल नहीं रही है क्योंकि बैटरी में कुछ खराबी आ गई है। तो हमने सबसे पहले बैटरी पे काम किया, बैटरी को चेंज किया, अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। आप देख सकते हो कंस्ट्रक्ट के बाद हम टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को कि हाइपोथेसिस आपकी कैसे टेस्ट होंगी। अब बैटरी चेंज किया आपने, हाइपोथेसिस टेस्ट हो गई। अब हमने देखा बैटरी चेंज करने से क्या हुआ, क्या टॉर्च जलने लगी, वापस से काम करने लगी। अगर कंस्ट्रक्ट जब हमने टेस्ट किया क्या हाइपोथेसिस हमारी अगर सही थी, बैटरी ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ थी, तो अगर हमने चेंज करी तो क्या हमारी टॉर्च सही हो गई, और अगर सही हो गई तो बहुत अच्छा है। हमने कहा येस द प्रॉब्लम वॉज द बैटरीज में ही प्रॉब्लम थी, तो हमने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया। और अगर हमने देखा परहैप्स द बल्ब इज़ फ्यूज्ड, अब हमने देखा नहीं बैटरी से भी प्रॉब्लम नहीं सही हुई, तो हमारा सेकंड हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी बल्ब वाली, हम उस पर काम करेंगे अब कि अच्छा ये बल्ब में इशू था, तभी बल्ब की वजह से हमारा टॉर्च नहीं चल रहा था। तो अब हम वापस से जाएंगे, आप देख सकते हो क्या इसमें हाइपोथेसिस ने काम किया, डिड हाइपोथेसिस वर्क। अगर बैटरी वाला हाइपोथेसिस हमारा काम कर जाएगा तो ओके, आप कंक्लूजन ड्रॉ कर दोगे। देखो यस से आपका एरो जा रहा है ड्रॉ कंक्लूजन पे, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपका हाइपोथेसिस वर्क नहीं किया, यानी आपका
बैटरी प्रॉब्लम नहीं था तो नो पे आएंगे आप, और वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे नई हाइपोथेसिस को जो कि हमारा बल्ब था। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम देखेंगे ग्राहम वेल्स का एक जो हमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड इन्होंने दिया था। ग्राहम वेल्स जो थे एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनलिस्ट थे। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के को फाउंडर कहे जाते हैं। इन्होंने नर्चर थ्योरी जो नेचर से ऊपर मानी है उसके प्रोपाउंडर थे, और इन्होंने प्रोपोनेंट थे ये, और इन्होंने प्रपोज करी वन ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट मॉडल्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। अगर मे भी सीटेट के में आप क्वेश्चन ये डेवलप कर सकते हो या पूछा जा सकता है कि क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के फाउंडर कौन थे, तो आप ग्राहम वेल्स का नाम दे सकते हो। आते हैं अब हम सेकंड पे। इनकी थ्योरी कैसे कैसे कितने पार्ट्स में थी ये बस समझ लीजिए। पहला प्रिपरेशन, यानी प्रॉब्लम हुई तो आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो दिमाग में, कैसे सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना। हो सकता है आप थक गए तो आपने इंक्यूबेशन पीरियड में उसको डाल दिया कि अब मैं कल आकर इस प्रॉब्लम पे दोबारा काम करूँगा, तो आपने उस प्रॉब्लम को इनक्यूबेट कर दिया। उसके बाद एलिमिनेशन किया, वेरिफिकेशन किया प्रॉब्लम का, और फिर इलेबोरेशन। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपने उसको जनरलाइजेशन कर दिया, यानी इलेबोरेट कर दिया। ओके, अब हम आते हैं स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों में। पहले हम देखेंगे कि यूज़ किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर किसी प्रॉब्लम में दिमाग लगाने लगोगे, तो ऐसा नहीं है। आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे। उसके बाद टीच विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं कि आप अनशन कुछ भी पढ़ाओगे, अनशन कुछ भी पढ़ोगे, तो स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम पढ़ाने के फेज़ में इसको लें तो आपको टीचिंग एक स्पेसिफिक मैनर में, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में करनी होगी। स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करवाना होगा कि आप स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकें कि प्रॉब्लम है क्या। जो प्रॉब्लम आपने ली है या बच्चों को जो असाइन करी है वो बच्चे तो समझें कि प्रॉब्लम उन्हें दी क्यों गई है। आप जैसे मान लीजिए आपने बीएड कोर्स में कोई प्रॉब्लम, आप एक्शन रिसर्च या टीचिंग में आप गए तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता तो हो, बेसिक नॉलेज तो हो कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। उस पर फिर आपको इनफ टाइम देना चाहिए बच्चों को, कि आपको इनफ टाइम मिले प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आस्क क्वेश्चन, मेक सजेशन। बच्चों से कई तरह के क्वेश्चंस पूछें, उनसे सजेशंस मांगें। लिंक एरर टू मिसकंसेप्शंस। अगर बच्चा किसी मिसकंसेप्शन से ग्रसित है तो उसके मिसकंसेप्शन को दूर करना और उसके एरर्स को, उसके मिसकंसेप्शन से दूर करके उसकी चीज़ों को करेक्ट करना। रीइंफोर्स लर्निंग, आपको बच्चों को धीरे धीरे टाइम टू टाइम बैकअप करना है कि आप रीइंफोर्स करें उन्हें पॉजिटिव वे में कि बच्चे आपने अच्छा किया, आप उन्हें रिवॉर्ड भी दे सकते हैं पॉजिटिव मैनर में। अब हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस जो डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। आप इसमें देखोगे आपके 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो हम इसमें पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई क्या ज़रूरत है, हमें इसकी महत्व को समझना चाहिए। सबसे पहला हम देखेंगे इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहे हो तो आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करोगे। दूसरी चीज़ बेटर सोशल स्किल। अगर आप प्रॉब्लम खुद ही रिजॉल्व कर रहे हो तो आपके अंदर एक सोशल स्किल, आप एक अच्छे सोशल व्यक्ति, आप एक समाज के बेस्ट व्यक्ति बन पाओगे, जिससे आपके अंदर काफ़ी चेंजेस दिखेंगे आपको। और अगर चीज़ें आप खुद से करते हो तो आपका एक हैप्पियर आउटलुक दिखता है, आप ज़्यादा खुश नज़र आते हो कि आपने अपने खुद करके चीज़ें सीखी हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है कि आपने ये काम किया, अपने दम पे किया, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग किया, तो इससे आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है और आप लाइफ के लिए तैयार हो जाते हो। यानी आप खुद को एक लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए तैयार करते हो कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उससे अपने लेवल पे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग चिल्ड्रन एज प्रॉब्लम सॉल्वर। अब हम ट्रेन करेंगे चिल्ड्रन को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर कि उन्हें खुद को कैसे प्रॉब्लम से निकालना है। एबल टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम इन लाइफ, आपको पहले से एंटिसिपेट करना है प्रॉब्लम को कि हो सकता है ये प्रॉब्लम आए, तो एंटिसिपेट प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। एबल टू डील विद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, हो सकता है कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, तो उससे भी निकलने के लिए आपको तुरंत तैयार होना पड़ेगा, तो आप इसके लिए भी ट्रेन करे जाते हो। एबल टू टेक रैशनल डिसीजन, आपको समझदारी पूर्ण निर्णय लेने होंगे, आप उसके लिए भी सक्षम बनाए जाते हो। एबल टू लीड अदर्स व्हेन रिक्वायर्ड, हो सकता है आपके अंदर लीडर एबिलिटी भी बढ़े, इससे लीडरशिप एबिलिटी बढ़ने से आप दूसरों की उनकी आवश्यकता बढ़ने पर हेल्प कर सकते हो।
हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें ट्रेनिंग चिल्ड्रन एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। अब भाई ये कैसे होगा, क्योंकि आपके अंदर एक रीजनिंग एबिलिटी डेवलप होगी। उस रीजनिंग एबिलिटी के डेवलप होने से आप हर चीज़ को लॉजिकल वे में सोचोगे। ऐसा नहीं है आप साइंटिफिक सोचोगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, आप अंधविश्वासी नहीं बनोगे, ऑर्थोडॉक्स नहीं होगे। आप चीज़ों को साइंटिफिक मैनर में लेके चलोगे कि अगर ये चीज़ हुई है, अगर बारिश हुई है तो इसका रीज़न क्या है, बादल, ह्यूमिडिटी। ऐसा थोड़ी ना भगवान खुश हुए और बारिश हो गई, ऐसे नहीं होता है ना। इट्स ए साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड द रेन, है ना। तो अब हम देखेंगे दूसरा, डेवलप अ लॉजिकल अप्रोच। हम हर चीज़ में लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे जैसे कि अभी मैंने बताया। और फाउंडेशनल स्किल फॉर STEM लर्निंग। STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स लर्निंग में आपका फाउंडेशनल स्किल डेवलप होती है। अब हम एसेंशियल ट्रेट्स देखेंगे कि हमें बच्चों के अंदर क्या सब इनकरेज करना चाहिए, एक टीचर को क्या इनकरेजमेंट बच्चों के अंदर करना चाहिए जिससे बच्चे खुद की चीज़ें सॉल्व करने की तरफ अग्रसर हों। तो सबसे पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए, आपको बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल को डेवलप करना चाहिए। आपको हेल्प करनी चाहिए बच्चों के अंदर एक लैंग्वेज स्किल डेवलप हो। एनकरेज क्यूरियोसिटी, बच्चे क्यूरियस होते हैं, बच्चे हर चीज़ क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर क्लास से बच्चों के क्वेश्चन पूछने की आवाज़ नहीं आ रही तो इट मीन्स वो क्लास बहुत ही नीरस है, बहुत ही बोरिंग है। इसलिए कहा है, किसी बहुत बड़े महान एजुकेशनलिस्ट ने कहा है कि अगर किसी क्लास से शोर आ रहा है इट मीन्स वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। और अगर कोई क्लास बोरिंग है, ऐसे ही बच्चे बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही, इट मीन्स वो वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। तो अब दूसरा देखेंगे हम, एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड साइंटिफिक थॉट। आप साइंटिफिक थॉट को डेवलप करें, बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करें, एनकरेज करें। नेक्स्ट, रिवॉर्ड एफर्ट्स एंड प्रोसेस। अब आप देखेंगे बच्चों का जो भी वो प्रोसेस कर रहे हैं चीज़ों को, आप उसमें उनको रिवॉर्ड दें, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करें। ये सिर्फ ना देखें कि इनका रिज़ल्ट क्या है, वो पास हैं और फेल हैं, ना ऐसा नहीं करना है। उनके एफर्ट्स को, उनके जो भी उन्होंने ट्राई आउट किया है उन चीज़ों को बकअप करना, उन्हें मोटिवेट करना। नेक्स्ट, हेल्प टू डेवलप फोकस एंड परसिस्टेंस। अब आपको बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए भी फोकस करना है कि बेटा आपको जो काम करना है उसके बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करना है, क्योंकि आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनकरेज वे में काम करोगे। अलाउ चिल्ड्रेन टू क्वेश्चन स्टेटस क्यू। आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ करो, एनकरेज करो कि बच्चे जितना क्वेश्चन पूछेंगे क्लास उतनी ही अच्छी होगी। प्रोवाइड स्कार्फ फोल्डिंग वेरेवर रिक्वायर्ड। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, सैम्पल क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होंगे। बहुत इजी चैप्टर था, आई होप क्रिटिकल होगा भी, तो भी ये स्लाइड देखने के बाद, इसका थ्योरी सुनने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप कोई भी डाउट हो तो आप इस पर कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आई विल बी देयर, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब हम पहला इसमें सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मैथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें पहला कौन सा है? तो मैंने अभी आपको देखिए नीचे डायग्राम बना हुआ है कि सबसे पहला, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि आपको, अब इसमें सारे ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को बनाना ना, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन होता है। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना, ये हमारा उसके बाद का प्रोसीजर है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम अवेयरनेस, प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होना, हाँ हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमारा हाइपोथेसिस के बाद का प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे रेलिवेंट हमारा जो ऑप्शन है वो प्रॉब्लम अवेयरनेस है, यानी हमें प्रॉब्लम के प्रति सतर्क रहना है, सजग रहना है और सचेत रहना है। तो यही हमारी प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करना, ये हमारा पहला हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इफ़ अ टीचर वांट्स हर स्टूडेंट्स टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, द स्टूडेंट शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व। कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे बच्चे जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगे? तो टीचर को क्या डेवलप करना चाहिए बच्चों के अंदर? आंसर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बच्चे इंक्वायर करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बारे में लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करेंगे और उसके बाद स्वयं से खुद से डिसाइड करेंगे कि क्या जो मैंने सोचा, जिस पे मैंने काम किया, जो मेरा क्वेश्चन था, जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई, क्या उस पर जो मैंने रीजनिंग लगाई, जो लॉजिकल एप्लीकेशन किया है, क्या वो सही है? उसके अकॉर्डिंग उस पर डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।
आप देखोगे 2 क्वेश्चंस और हैं, उन पे आप खुद काम करोगे और इनका आंसर मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको बेटर वे में समझ आई होगी और हम लोग इसी क्लास को आगे CDP के लिए कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे की जो भी थ्योरी होगी इस सेक्शन में वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच क्लास। आई होप ये सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।